हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासराज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। खवातीन की हुर्मत पर बात करने वालों को कड़ा जवाब। आर्मी चीफ बोल पड़े, तालिबान की तरफ से खवातीन पर पाबंदियां मुस्तरद। आर्मी चीफ का नौजवानों से मुकालमा। क्या सोशल मीडिया पर जारी इदारों पर तनकीद के असरात कम हो पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी और शोएब शाहीन की लड़ाई। पीटीआई शोएब शाहीन के साथ खड़ी हो गई। फवाद से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। पार्टी मामला सुलझने के बजाय उलझ गए। फवाद चौधरी के सीनियर रहनुमाओं पर करप्शन के संगीन इल्जामात। शेर अफजल मरवत ने भी पार्टी पोजीशन से मुस्ताफी ना होने का ऐलान कर दिया। पीटीआई लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मौजूदगी इबरत का मकाम करार। एसी उतारने के ताने देने वाले खान को वजीर आला मरियम नवाज ने बड़ा पैगाम दे दिया। नौजवानों के लिए नई स्कीम का ऐलान। पीटीआई में थप्पड़ों की सियासत पर भी बोल पड़ी। और हुकूमत की जानिब से 5 बरसों में मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 28 अरब 88 करोड़ रुपए की वसूली का इंकशाफ। इस्लामाबाद में जराइम की शरह में 11% कमी का दावा। सीडीए को गुज़िश्ता 5 बरसों में 132 प्लॉटों की नीलामी से 129 अरब रुपए मिल गए। कौमी असेंबली से अहम खबरों की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की है और उसमें बड़ी अहम मैसेजिंग की है उन्होंने। इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसा देख रहे हैं आप इस गुफ्तगू को जो आर्मी चीफ ने की है नौजवानों के साथ, क्योंकि उसमें जो एक आध अहम चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को उन्होंने सख्त पैगाम दिया और उन्होंने कहा कौम और नौजवान साथ हों तो फौज कभी नहीं हारेगी। इन स्टेटमेंट्स को कैसा देख रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि हम जानते हैं कि पिछले 3 खतूत में खान साहब ने जो है वो क्या बातें की और बार बार ये पैगाम दिया है कि कौम और फौज के दरमियान जो फासले हैं वो बढ़ रहे हैं। आई थिंक इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पहली बात तो ये है कि जनरल आसिम मुनीर जब से आर्मी चीफ बने थे आम तौर पर कोशिश उन्होंने ये की कि अपने आप को जरा लो की रखें और बहुत ज्यादा इस तरह की इंटरेक्शन वो नहीं करते थे। तो एक तो इसके अंदर तब्दीली ये आई है कि बहुत कम ऐसे मौक़ों पर हमने देखा है आर्मी चीफ को बोलते और इस तरीके से ट्वीट करते सुने। और ये जो इंटरेक्शन भी था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, ये 12 फरवरी को यानी कि बुध के रोज को हुआ था और उस वक्त ISPR ने यूजुअल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस रिलीज जारी की थी। लेकिन कल इतवार के रोज इसके कुछ हिस्से जो हैं उनको रिलीज किया गया और ऑब्वियसली उसका एक पैगाम भी उसमें था, एक इंटरनल भी था, एक्सटर्नल भी था। तो इस एतबार से तो एक चीज सिग्निफिकेंट थी और कोशिश आई थिंक यही होती है जब, क्योंकि एक तरफ डोमेस्टिक जो भी इश्यूज हैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के, एक सियासी जमात के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं, तो उस पर जो उन्होंने बातचीत की है तो एटलीस्ट एक कोशिश की है कि जो फौज का क्या मौक़िफ़ है इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से। और क्योंकि सोशल मीडिया का ये दौर है और इसमें जो बयानियाँ या नैरेटिव की जो बहुत ज़्यादा बात होती है, तो मेरे ख्याल में पहले एक कोशिश है कि एक वो जो जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से पहले एक लो की अप्रोच रखी गई थी, शायद उनको ये रीथिंक हुई है कि थोड़ा सा चीज़ों को पब्लिकली आकर के जहाँ पर ज़रूरत है कि बहुत सी बातें जो की जाती हैं ताकि उनको डिस्पेल किया जाए। तो एक तो इसका आई थिंक ये इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने ज्वाइन किया। आप कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब लो की रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, लेकिन मेरा ख्याल है जनरल आसिम मुनीर साहब जो है हर अहम मौके पे वो तकरीर भी करते रहे हैं, वो यहाँ पे ये फंक्शंस में भी आते रहे। यहीं पे मैं आज यहाँ पे ये कन्वेंशन सेंटर में सेवरल टाइम्स वो वहाँ पे आए हैं, कई दफ़ा इंडो पाक रिलेशनशिप पे भी बात की है, नौजवानों से भी यहाँ पे एंगेज किया है, खिताब किया। कल परसों वो चोलिस्तान भी गए हुए थे, मरियम नवाज साहबा भी थी। वो तो मतलब है ये क्वाइट वोकल हैं कुछ अरसे से। मैं तस्दीक कर दूँ, आप बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल वो जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर कन्वेंशन सेंटर में भी आपने जिक्र किया, खिताब करते रहे, इधर उधर जाते रहे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि बहुत कम, ये रेयर है कि एक आध स्पीच जो आई थिंक काकुल में उन्होंने की थी, जो उन्होंने टेलीकास्ट की या रिलीज की, कि इस तरह से उनका जो वीडियो के ऊपर जो स्टेटमेंट है ये उस तरीके से, अदरवाइज तो वो जो भी लोग मौजूद होते थे उस तरह से रिपोर्ट करते थे।
इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि वो अब उनका जो बयान है इस तरीके से उसके क्लिप्स जारी करना, ये टू मी इट सीम्स एक डिपार्चर है जो अर्लियर वो एक पॉलिसी थी। तो आपको लगता है आने वाले दिनों में ऐसा ऐसा ये फ्रिक्वेंट होता जाएगा, ये क्लिप्स वगैरह, ये इस तरह की तकरीरें, मैसेजिंग जो है तो ये ज़्यादा होती जाएगी? जनरल ज़िया साहब के भी इसी तरह आते थे, फिर जनरल मुशर्रफ साहब के भी आते थे, फिर जनरल बाकी जो बाद में कियानी साहब की भी इस तरह की एक्टिविटीज़, ऑफ कोर्स बाज़ दफ़ा सियासी तो नहीं होती थी, प्रोफेशनल भी होते थे। जनरल के ये हो गए ये बाजवा साहब, वो तो बहुत ज़्यादा आपको पता है सोशल भी थे, एक्टिव भी थे। तो हम तवक्को रखें कि आने वाले दिनों में अब थोड़ी सी वो क्या कहते झिझक जो थी वो ख़त्म हो रही है जनाब आसिम मुनीर साहब की, उनके क्लिप्स अब ज़्यादा आया करेंगे? आई थिंक ये जो कल क्लिप्स जारी हुए हैं उसके बाद तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद आपको ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली इस तरह की, जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा नहीं है कि वो मुख्तलिफ फंक्शन या इवेंट्स अटेंड नहीं करते, लेकिन जाहिर है कि उसको ISPR या वो खुद जब तक नहीं चाहते कि उसको रिलीज किया जाए तो वो नहीं रिलीज होता। बट आई थिंक आफ्टर दिस वो वही होता है ना कि साइकोलॉजिकल एक बैरियर है, वो टूटा, वो आई थिंक वो टूटा है। तो उसके बाद और पहले आई थिंक जो उनकी पॉलिसी थी भी वो ये था कि अपने आप को, आपको पता है कि एक फौज के हवाले से कई अरसे से, और जनरल बाजवा भी जब थे तो एक अनईजीनेस तो थी, PTI के साथ हो, बाकी के साथ हो, तो शायद इनकी अप्रोच ये थी कि पीछे बिहाइंड द सीन रह के चीज़ों को मैनेज किया जाए, टैकल किया जाए। बट आई थिंक जिस तरह के चैलेंजेस हमें दरपेश हैं या जो बाकी मामलात हैं, मे बी उनके एडवाइजर्स को ये लगा हो कि आई थिंक अब टाइम आ गया कि थोड़ा सा पब्लिकली जो अपना पर्सपेक्टिव है जरा खुल के बयान करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ डिफरेंट है इनमें जनाब आसिम मुनीर साहब में जो हमने देखी है, जनरल कियानी साहब जो हैं वो सहाफ़ियों से मिलने के बहुत शौकीन थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकायदा कराची और लाहौर से तो बुलाया जाता था, जहाज़ों पे वो सहाफ़ी आते थे, टिकटें दी जाती थी, स्टे दिए जाते थे, और फिर वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग, खाना, सब कुछ होती थी, मुलाकातें होती थी। जनरल मुशर्रफ बहुत शौकीन थे सहाफ़ियों से मिलने के, चलो उन्होंने तो डायरेक्ट वो टेक ओवर भी कर रहे, लेकिन उससे पहले भी मिलते थे वो। ऐसे हमने देखा कि जनाब जनरल बाजवा साहब हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल थे, तो ये थोड़ा सा इनका मिजाज इनसे मिलता है, जनरल रहील से। जनरल रहील भी बहुत कम मेरा ख्याल सहाफ़ियों से मुलाकात करते थे। अब तक इंडिविजुअल लेवल पे मुलाकातें शायद हुई हूँ जनाब आसिम मुनीर साहब को, अदरवाइज़ जो दरबार लगते थे, जो बुलाए जाते थे डजन के हिसाब से, फिर खाने पीने, फिर 4-4, 6-6, 7-7 घंटे के मैराथन सेशन चलते थे, एंकर से, सहाफ़ियों से, कॉलम निगारों से, और फिर उसके बाद अगले दिन शोज़ वगैरह होते थे। ये कम अज़ कम हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जनरल साहब ने मेरा ख्याल सहाफ़ियों को ज़रा आर्म्स उस पर डिस्टेंस पे रखा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये उनकी डिलिबरेट उनकी एफर्ट है या उनकी शख्सियत का हिस्सा है? जैसे ये उनका था जनरल रहील शरीफ साहब की मेरा ख्याल तबीयत नहीं थी, अदरवाइज तो जनाब कियानी साहब और जनाब बाजवा साहब तो आपको पता है दरबार लगते थे बड़े बड़े। आई थिंक उनकी तरफ से ये कैलकुलेटेड और एक डिलिबरेट ये पॉलिसी थी। और मैं जो आगाज में आपसे यही कहा था कि जब वो आए थे तो एक तो ISPR की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है, बट जो अगर ISPR देखें जब जनरल बाजवा के टाइम पर था या जनरल रहील शरीफ के टाइम पर था तो उसमें बहुत ड्रास्टिक उसमें चेंजेस आई। बहुत से ऐसे इवेंट्स, बहुत सी ऐसी मुलाकातें जो आर्मी चीफ माजी में करते थे, उसकी प्रेस रिलीजेस जारी होती थी। अब आपको वो उस तरह से बहुत सी प्रेस रिलीजेस आपको जारी नहीं होती ISPR एज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी। एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, क्योंकि माजी में भी और अब भी जो मुख्तलिफ यहाँ पर मुल्कों के एम्बेसडर्स हैं वो आर्मी चीफ से भी मिलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब से मौजूदा आर्मी चीफ आए हैं, जो भी उनको एम्बेसडर्स वगैरह मिलते हैं तो उसकी प्रेस रिलीज आपको नजर नहीं आती। तो सिर्फ जो प्रोफेशनल और जो जरूरी इश्यूज होते हैं उसी के ऊपर प्रेस रिलीज जारी होती है। और यही आई थिंक शायद उनका मिजाज भी है। और आपने दूसरी जो बात की कि हर जो आर्मी चीफ आता रहा है उनका एक फेवरेट रहा है कि वो जर्नलिस्टों से इंटरेक्ट करते रहे हैं, और इनका वो मिजाज नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे ये डिपार्चर लगा, दो कि इनका इंटरेक्शन विद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ था, ठीक है वो इंटरेक्शन हुआ, लेकिन उसके क्लिप्स जारी करना, टू मी दैट वाज काइंड ऑफ अ डिपार्चर फ्रॉम हिज यूजुअल जो अप्रोच थी। आप जी, तो कामरान साहब ये अप्रोच में चेंज को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा जब खान साहब ने ख़त वगैरह लिखे तो सिक्योरिटी ज़राए से कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रही थी, कोई डायरेक्ट जो है वो उसका रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन अब ख़ासतौर पे मैं उसी पॉइंट पे आऊँगी जो मैंने शुरू में आपसे पूछा कि जब ये कौम और नौजवानों की बात करते हैं कि उनके बीच में जो है वो फासले जो पैदा कर रहे हैं, उनके लिए सख्त पैगाम ये दे रहे हैं, तो एक तरह से डायरेक्ट
जो है वो उस चार्जशीट का मैं कहूँगी एक जवाब दे रहे हैं जो खान साहब ने अपने लेटर्स में की। तो यू थिंक कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, और उस हिसाब से अगर इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है तो ये ठीक है? और मैं साथ ऐड कर दूं, उसका जवाब एक ही मतलब है थोड़ा सा, तो क्या वो आर्मी चीफ समझते हैं कि हुकूमत का काम था, डिफेंस मिनिस्टर का था, प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट का, पार्लियामेंट जो उनकी वो है कि इस नैरेटिव को वो बीट करते जो खान साहब या उनकी पार्टी ने डेवलप किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या आर्मी चीफ के खिलाफ, तो वो समझते हैं कि शायद प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं दिया जा सका, सो ही इज़ टू कम इन टू द अरीना और खुद आके कुछ चीज़ों के जवाब दें या उनको हैंडल और टैकल करने की कोशिश करें? आई थिंक इसका तो जो ओवरऑल ये इशू जो है वो इतना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है। ये कहना कि शायद सिर्फ अगर गवर्नमेंट दिफा नहीं कर सकी तो उनको आना पड़ा, मेरा ख्याल है कि एक टाइम आता है कि शायद उनको एहसास होता है कि अगर फ्रॉम द टॉप एक मैसेज है, क्योंकि सारा जो अटैक है वो फौज के ऊपर है और फौज की क़यादत के ऊपर है और आर्मी चीफ के ऊपर है। अगर आप दूसरी साइड की बात करें, तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब की बात करें, तो सम टाइम शायद दे फील अप्रोप्रिएट। एंड ऑल्सो ये भी हमें पता है कि फौज इस लिहाज से सेंसिटिव तो है, एक तरफ वो दहशतगर्दों के खिलाफ या वॉर ऑन टेरर जो जारी है और जो सपोर्ट बेस है अवाम के अंदर वो होना बहुत जरूरी है। और ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि इमरान खान का ये जो चैप्टर है या इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं या जो वोटर्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उस सपोर्ट बेस को तो डेंट पड़ी है। तो शायद आई थिंक फौज की क़यादत को ये एहसास हुआ है कि कुछ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि प्लेइंग फायर विद फायर, के थोड़ा सा बजाय इसके कि पीछे हट के और जराए से चीज़ों को रिबटल देना, तो कभी कभी आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा। अच्छा कमरान, ये बताइएगा, जैसे अभी रबिया ने कहा, आप भी कह रहे थे कि इस तरह क्लिप्स जारी किए गए हैं, ज़रूरत समझी गई है, मेन उसमें जो है उन्होंने बगैर वो उसका तालिबान की जो पॉलिसी है कि ख़वातीन पे हवाले से बड़ी सख्त जो उन्होंने वहाँ पॉलिसी रखी है, जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर है वहाँ अफ़गानिस्तान में ख़वातीन पे, लड़कियों पे, बच्चों पे दबाव भी है। तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को ये पता आज चल रहा है कि वो तालिबान ख़वातीन के हवाले से क्या पॉलिसी रखते हैं, उनका एजुकेशन पे क्या व्यू है, क्या स्टांस है। हम बड़ी मेहनत से उनको, इतनी मेहनत से, कुर्बानियों से, अपने पैसे लगा के, अपनी कितनी जानें दे के और उनको यहाँ अपने यहाँ रख के इस्तेमाल एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट करने के बाद हमने इतनी मतलब 20 साल मेहनत की है सर उनको लाने में, तो आज हमें मतलब आज हमें पता चल रहा है कि तालिबान की ये ख़वातीन पे पॉलिसी जो गलत है, हमें पहले नहीं पता था कि उनका क्या मिजाज है। आई थिंक इसमें एक चीज़ आप डिफरेंस करें कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल हमीद गुल या इवन जनरल ज़िया-उल-हक या उससे पहले कि हमने हमेशा, जाहिर है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ की एक पॉलिसी अपनाई, और वो पॉलिसी हम इवन 9/11 अटैक्स के बाद भी जनरल मुशर्रफ तो के अमेरिका के इत्तेहादी होने के बावजूद वो डबल गेम करते रहे। यहाँ पे बुनियादी तौर पर फर्क ये है, और उसके हवाले से मैं स्टोरीज भी कर चुका हूँ, वीलॉग्स भी किए हैं, लिखा भी है, कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब आर्मी चीफ इवन बनने से पहले इनके बारे में बड़ा क्लियर कट कहा जाता था कि ये सख्त किस्म के TTP के भी खिलाफ हैं, ये जो मजहबी इंतहा पसंद किस्म के जो ग्रुप हैं जो मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये उनके भी खिलाफ हैं, और इनहेरेंटली ये अफगान तालिबान की आइडियोलॉजी को उस तरीके से पसंद नहीं करते। तो एक तो बुनियादी ये फर्क है कि एस्टेब्लिशमेंट की एक तरफ पॉलिसी ओवरऑल जो रही, बट जाहिर है कि जब फौज का जब सरबराह एक ऐसा आ जाए जिसका एक अपना पर्सपेक्टिव हो हो सकता है कि अगर मौजूदा जो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना होते, कोई और होता, तो मे बी हमारी पॉलिसी आज भी अपीसमेंट की होती है, अफगान तालिबान के हवाले से मुख्तलिफ पॉलिसी। तो एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, और ये तो पब्लिकली उन्होंने आज बात की है, एंड आई वाज प्रिवी टू द फैक्ट, और कई ऐसी मीटिंग्स में इससे पहले भी इस तरह का मौकफ जो है वो इख्तियार कर चुके हैं कि बहुत क्लियर है उनकी पॉलिसी। तो ठीक है आपकी बात कामरान, लेकिन साथ में एक और चीज़ भी तो होगी ना, आपकी 25 करोड़ की आवाम है जिसको 79 से इसी ही नैरेटिव पे बिल्ड किया गया है कि जो पहले नैरेटिव था कि तालिबान जो हैं वो मसीहा हैं, सेवियर हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सलामती हमारी मगरबी बॉर्डर पे है, अगर वहाँ पे ये तालिबान होंगे काबुल में तो पाकिस्तान सिक्योर होगा, और फिर इसके बाद हम ये मशरकी बॉर्डर पे लड़ेंगे, हमारी तो सारी सिक्योरिटी दुश्मन सो कॉल्ड जो हमने अगेन है हमारा वो था हमारा मशरकी साइड पे, लेकिन हम लड़ रहे थे मगरबी साइड पे ये सोच के कि मगरबी साइड मजबूत होगी तो हमारी मशरकी होगी, ये भी अजीब स्ट्रेटजी थी। तो 40-50 साल बाद अगर आप उसको डिसोन कर रहे हैं, यू आर डूइंग द राइट थिंग, आई विद हिम, मतलब जनरल साहब की आपको पता है, आप और हमारे जैसे लोगों के जी पहले दिन से ही बात करते थे, जनरल साहब भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको डिसोन तो करना पड़ता है।
कहना पड़ता है कि माजी में जो कुछ हो रहा था गलत हो रहा था, हमने गलत किया, हमें नहीं करनी चाहिए थी, उसको डिसोन किए बगैर आप डिपार्चर कर रहे हैं तो लोगों को तो नहीं फील होगा। आप जैसे लोग, कुछ और लोग तो चलो एक डेलिकेट लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे, आम आदमी तो नहीं समझ सकेगा। वो तो ये समझेगा कि इन तालिबान को हम लाए थे, हमने कुर्बानियाँ दी, हमारा मुल्क जो है आधा तबाह बर्बाद, जो कुछ अभी भी उसका टेररिज्म चल रहा है। तो आप समझते नहीं है कि जनाब आसिम मुनीर साहब को क्लियर कट इस पे एक स्टांस लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि माजी में हमने जो चीज़ें की हैं गलत की हैं और उसके हमें नुकसानात हुए हैं, पहले भी हुए अब भी हो रहे हैं। बगैर उसको डिस्टेंस किए, डिपार्चर किए, ये बात कहना, इसको अप्रिशिएट करते हैं हम सारे, लेकिन बात तो नहीं बनेगी सर जी कि आपको माजी की जो एस्टेब्लिशमेंट है। अगर आप रिकॉल करें, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। जब आर्मी चीफ आए थे और उसके बाद शुरू में और एक दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई थी और उसमें उस वक्त ये सारा मामला चल रहा था टीटीपी के साथ मुज़ाकरात वाला, और फिर दोबारा से दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ था। फिर अपनी पॉलिसी तब्दील की गई थी कि अब इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। और आई कैन वेरी वेल रिकॉल के मेरे लिए वो हैरान कुन बात थी कि आम तौर पर जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो अपना जो प्रीडिसेसर होता है उसकी पॉलिसी को का दिफा करता है, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया था कि वो जो पॉलिसी थी इससे पहले जो मुज़ाकरात करने की जिसने भी की है वो एक शॉर्ट साइटेड वो पॉलिसी थी, उससे नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और अगर आप देखें तो वो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक सटल वे में होता है, शायद खुलकर उस तरह से बात नहीं हुई थी, बट क्लियरली वो डिपार्चर था और उस डिपार्चर की वजह से ही तो जो आपने यू टर्न लिया है, आज अफगानिस्तान के साथ आपके मामलात जो हैं वो खराब हैं। आज अफगान तालिबान आपके खिलाफ बिल्कुल हुए हैं। वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ उनको भी पता लग गया कि पॉलिसी जो है वो तब्दील हो गई है। यहाँ पर कामरान अभी आपने एक बड़ी अहम बात की, इफ़ यू परमिट कि मैं थोड़ा सा उससे डिसेंड करूँ। आपने कहा कि जो भी नया चीफ आता है आर्मी चीफ वो पिछले का दिफा करता है, तो लेकिन मेरा ख्याल है हिस्टोरिकली तौर पर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। मसलन ज़्यादा दूर नहीं जाते, जब जनरल मुशर्रफ साहब को हटाया गया, जनरल कियानी साहब है, तो जनरल कियानी साहब ने 180 के दर्जे पे जाके आर्मी को उन पॉलिटिक्स से भी निकाला, इदारों से निकाला। जनरल मुशर्रफ का उन्होंने कोई ऐसा दिफा भी नहीं किया। बाद में आपको तो पता ही होगा कि जब जनरल साहब और कियानी साहब, वजाहत कर दूं, कता कलामी हो रही है, वजाहत कर दूं। मेरा कहने का मकसद ये होता है कि ऐसा नहीं है कि वो तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिकली वो कभी डिसऑन नहीं करते, वो इदारे को ऑन करते हैं कि ये पॉलिसी है, वो पब्लिकली कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का वो काम ना करें। ये भी हमें पता है कि जनरल मुशर्रफ के भी और जनरल कियानी के भी आगे भी चले, अगर आगे भी मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो मेरे लिए एक स्टेटमेंट थी उसमें रियासत पाकिस्तान की तरफ से जब सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है वो उस अगर स्टेटमेंट मुझे मिले तो मैं आपको शेयर करूंगा आपके सामने। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि उसमें पब्लिकली डिसऑन कर दिया। आई एग्री विद यू ऑन दिस इशू, लेकिन जस्ट लोगों को थोड़ा सा वो उस पे रखने के लिए कि जनरल कियानी साहब ने जनरल मुशर्रफ साहब की टोटल पॉलिसी के अगेंस्ट गए थे, वो नंबर 1 सर। इसके बाद जनरल कियानी के खिलाफ जब ये जनरल रहील बने थे, क्योंकि जनरल कियानी साहब नहीं चाहते थे जनरल रहील आर्मी चीफ बने, उन्होंने बिल्कुल, बल्कि उनके दौर में इनके भाइयों पे, आपको याद होगा जनरल कियानी साहब के भाइयों पे बहुत सारे स्कैंडल स्टोरीज, तो उनको शिकायत थी कि मेरा यहाँ दिफा नहीं किया ISPR ने, GHQ ने। उस पर रहील साहब जो है टोटल पॉलिसी डिफरेंट थी। जब रहील साहब गए, जनरल बाजवा साहब आए, तो भी हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल डिपार्चर किया उनसे। एक चीज क्लास्टर साहब, एक चीज, और अभी जनरल आसिम मुनीर साहब ने जनरल बाजवा साहब ने डिपार्चर किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो इंटरनल पॉलिसीज हैं उसमें बिल्कुल जो नया आर्मी चीफ आता है वो अपनी पॉलिसी देता है, लेकिन जो कोर आपके फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट रहे ना, आप शुरू कर दें स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल ज़ियाउल हक, उसके बाद जितने जो आर्मी चीफ्स आए हैं, मुझे एक आर्मी चीफ बता दें जो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली जो पॉलिसी थी उसकी मुख्तलिफ रही हो। ये पहले उसमें अगर आप देखें तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे भी ISI के सरबराह गुजरे हैं जो मुल्ला उमर को भी अपना अमीरुल मोमिनीन मानते थे, मतलब इस तरह के माइंडसेट के लोग भी थे। अच्छा, अब अगर आप वो देखें कि ये आर्मी चीफ हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि ये इस तरह का जो टोला है, मिसगाइडेड जो ग्रुप है, इनकी वैल्यूज हम पाकिस्तान के ऊपर इनको इम्पोज करने की इजाजत नहीं देंगे। ये मेरा नहीं ख्याल कि जनरल मुशर्रफ जैसा जो मॉडरेट आर्मी चीफ जिसको समझा जाता था, कहीं ना कहीं प्रो तालिबान था वो। उन्होंने तो गार्डियन का इंटरव्यू पढ़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था जनाब कि हमने अमेरिकन के साथ फ्रॉड किया था, पैसे भी ले रहे थे, और जितने तोरा बारा में बम्बे के बाद जितने तालिबान पाकिस्तान आ रहे थे हम उनको सिक्योर कर रहे थे, ये सोचकर कि किसी दिन हमारे काम आएंगे, हमारे एसेट हैं। ये तो जनरल साहब का गार्डियन को दिया इंटरव्यू, रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। अच्छा सर, थोड़ा सा 2 सवाल बड़े अहम रहते हैं। एक तो ये है कि हम तवक्को कर रहे थे कि ट्रंप साहब आएंगे और कोई ना कोई ट्वीट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बातचीत, तो ट्रंप साहब की खामोशी ऑन इमरान खान साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बाद हमने आखिरी सवाल आपसे ये आए हुए थे, तैयब अर्दगान साहब आए हुए थे, उस पर भी पूछना है कि वो क्यों आए थे, बड़ा यहाँ पे प्रोटोकॉल, बड़ी चीज़ें, सब कुछ हुआ। तो पहले ज़रा
ट्रंप साहब का बताइएगा सर कि वो खामोशी क्यों है उधर सर उस कैंप में? हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि खान साहब पे कुछ ना कुछ आते ही कोई बम्बारमेंट करेंगे वो कुछ। देखें, ये रियलिटी चेक है, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठ के शायद ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया के किस्मत के फैसले या पूरी दुनिया जो है ना पाकिस्तान की गिरदी घूमती है। हालांकि एक इतने बड़े, वो मुझे इंडियन मूवी का डायलॉग याद आ गया, इतना बड़ा ये गोला है, उसमें छोटे से हम हैं कहीं, ठीक है, हमारी एक इम्पोर्टेंस है। अब वो इम्पोर्टेंस नहीं रही, शायद रेलेवेंस अपनी जगह पे रही हो। तो अमेरिका का इस वक्त अगर आप देखें पूरी दुनिया में ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं या तरजीहात हैं, वो तो उधर लेने के देने पड़े हुए हैं। यूरोप बेचारा रो रहा है कि जिस तरीके से वो पुतिन के साथ कोई डील करने जा रहे हैं और बाकी जो उनके मामलात हैं। तो उस सारी ब्रॉडर पिक्चर के अंदर डू यू थिंक कि जी पाकिस्तान और इमरान खान मैटर्स? जो लोग ये समझते थे, आई थिंक दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। और अब इतना वक्त हो गया है तो आपको पता है कि कोई उस पे कमेंट या कोई तबसरा उनकी तरफ से सामने नहीं आया। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है मेरे लिए। जी लास्टली ये, हालांकि पहले हमें सवाल आपसे पूछना चाहिए था, आपके पास अंदर की सारी होती हैं। तैयब अर्दगान साहब आए और बड़ा हाई प्रोफाइल एक उनका विजिट हुआ है सर। बड़े हमारे दोस्त हैं, दोस्त मुल्क है तुर्की, एक मेरा ख्याल वाहिद मुल्क है जो अभी भी पाकिस्तानी को कोई इज्जत कर लेता है। बाकी दुनिया में तो हमने झंडे गाड़े हुए हैं। तो ये इसकी क्या सर, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, र्यूमर्स हैं, लेकिन कोई क्रेडिबल खबर निकली नहीं है कि तैयब अर्दगान साहब आए हैं और उनको इतना प्रोटोकॉल दिया गया जो अगेन दिया जाना चाहिए था। एक इसके पीछे क्या सर कहानी है? कोई मतलब क्या विजिट का मकसद क्या था सर? देखें, ये विजिट तो बड़ा लॉन्ग ओवर ड्यू था। पाकिस्तान और तुर्की की एक ये हाई स्ट्रेटेजिक काउंसिल है जो लीडरशिप लेवल के ऊपर है और ये फ्रीक्वेंटली वो मिलती है। एक मीटिंग पाकिस्तान में होती है, दूसरी तुर्की में होती है। तो ये काफी अरसे से, पिछले मुझे पता है 5-6 महीने से प्लान हो रहा था। जाहिर है कि फिर इस तरह के विजिट बहुत सी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो एक तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉरेन से कोई विजिट हो गया है। एक तो ये जो रूटीन की जो चीजें होती हैं उसमें, बट जाहिर है कि तुर्की एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तुर्की के लिए इस रीजन के अंदर पाकिस्तान मैटर करता है। पाकिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। और ये बात भी बिल्कुल आपने ठीक कही कि तुर्की का आपने नाम लिया कि जहाँ पे आज भी पाकिस्तानी कोई गुडविल है। और दूसरा मुल्क है अजरबैजान, वो भी तुर्क ही हैं, उन्हीं के इत्तेहादी हैं, तो वहां पे भी आपकी एक गुडविल है। तो ओवरऑल इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ जो दोनों के दरमियान एक क्लोज ऑब्वियसली रिलेशनशिप है। अच्छा, ये भी समझते थे कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स जो मतलब आउटसोर्स किए जा रहे हैं, तो तुर्की बड़ा इंटरेस्टेड था, कतर भी था, यूएई वाले भी थे, तुर्की भी चाहता था। तो कोई उस तरह की कोई है कि वो इंटरेस्टेड हैं कि हमें भी दिए जाएं एयरपोर्ट्स वगैरह पाकिस्तान का आउटसोर्सिंग अगर हो रही है? नहीं, इसके बारे में मैं फ्रैंकली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यार कि वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। बट ये जरूर मुझे पता है कि तुर्की ये चाहता है कि जो हमारी अदरवाइज पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है, जो दोनों मुल्कों के हुकूमतों और अवाम के दरमियान जो एक गुडविल है, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाई जो एक्चुअल ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करें, पाकिस्तान भी तुर्की के साथ जो तिजारत है हमारी वो बेहतर हो, बट कुछ स्पेसिफिक डील्स का रिगार्डिंग के। आपको क्या लगता है कोई इमरान खान साहब पे भी बात की होगी उन्होंने? क्योंकि खान साहब के साथ भी तैयब अर्दगान साहब के बड़े अच्छे तल्लुकात है। खान साहब ने जो मशहूर ज़माना 2019 में यूएनओ की जनरल काउंसिल में तकरीर की थी, कश्मीर पे वेरी पावरफुल स्पीच, तो तैयब अर्दगान साहब ने, अगर मुझे याद पड़ता है, तो उनको गले लगा के शायद बोसा भी दिया था अप्रिसिएशन के तौर पर। इकट्ठे उनके पिक्चर्स भी आई थी, वीडियोस भी आई थी। खान साहब को बड़ा वो करते थे। क्या ख्याल है आपका कि इस वक्त जब वो खान साहब जेल में हैं, वो आए हैं, ही माइट हैव आस्क्ड एनीथिंग कि मेरे ब्रदर का हाउ इज ही डूइंग? आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है, जो ओवरऑल जो भी आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो स्पेसिफिक्स के बजाय ये तो जरूर होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपके मुल्क में कोई एक अफरा तफरी हो, एक सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी हो, तो वो नहीं चाहेंगे। बट आई डाउट कि इस लेवल के ऊपर उस तरीके से शायद उन्होंने कहा होगा। क्योंकि एक चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए कि इमरान खान साहब, नो डाउट जो आप वो बता रहे हैं भले, लेकिन इमरान खान साहब में और बाकी जो पहले जो लीडर रहे, इवन नवाज शरीफ के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप तैयब अर्दगान के रहे। इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। तो आई वुड बी सरप्राइज्ड कि इमरान खान साहब के लिए कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके, गिवन द फैक्ट के जो बाकी ग्राउंड रियलिटीज हैं एंड नोइंग द सेंसिटिविटीज, क्योंकि अर्दगान साहब भी ऑब्वियसली इतने समझदार होंगे, उनको यहाँ से भी इनपुट मिलता होगा कि यहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या क्या जो इश्यूज एट स्टेक हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा ही है कि आप अर्दगान साहब से उनके किसी ऐसे मुखालिफ के बारे में जाके वो बात करें एंड नोइंग द फैक्ट कि उनकी बारे में क्या राय है और उनका आगे से क्या रिएक्शन आ सकता है।
तो आई डोंट थिंक सो कि अगर बात हुई भी होगी तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान एज अ वेल विशर ऑफ आई एम अस्यूमिंग अगर कोई बात हुई होगी, नॉट स्पेसिफिकली कि हाँ जी अब ये कर दें, उठा के इस शख्स को रिहा करें, रिहा करके उनको जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में लें। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे बात हुई होगी। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कामरान साहब फॉर जॉइनिंग अस। हम बात कर रहे थे कामरान यूसुफ साहब से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो उनकी जो एक गुफ्तगू थी, उसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो हमने देखा कि रिसेंटली नज़र आए और उसमें कई अहम बातें जो है वो उन्होंने की। इस हवाले से बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद इशूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं जहां पीटीआई को एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना है, वहां उनके अपने इंटरनल इख्तलाफात जो हैं वो अब उरूज पर नजर आ रहे हैं। रिसेंटली शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया और उस पर अब हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो भी स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि अच्छा है निकाल दिया है, अब मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि मैं क्या बात कर सकता हूं और क्या नहीं। क्लासर साहब, एक नारा नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, मुझे क्यों निकाला, और उसी को जो है वो आज मरवत साहब अपनी ही पार्टी के लोगों से पूछ रहे हैं असेंबली में खड़े होकर कि मुझे क्यों निकाला। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है स्पेशली इमरान खान साहब के लिए कि उन्होंने माजी में जितने भी लोगों को निकाला है पीटीआई ने या खुद छोड़ गए, उनके साथ वो हशर नशर किया गया है कि वो बेचारे दोबारा नहीं उभर सके। ये साबित कर दिया गया था कि इमरान खान साहब के नाम के बगैर उनकी पार्टी में किसी की कोई हैसियत नहीं। और बहुत से लोगों को ये टेस्ट हुआ भी सही जो समझते थे कि इमरान खान साहब शायद हमारी वजह से वो चल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, घर चला रहे हैं, किचन चला रहे हैं, पार्टी फंड कर रहे हैं, जलसे अरेंज करवा रहे हैं। खान साहब तो किसी को चाय नहीं पिलाते, तो अगर हम हट गए तो इसके बाद मसला हो जाएंगे। मैं नाम ले लेता हूँ, तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे, फैसल वाडा साहब कहते थे मैं भी फंड करता, और बहुत सारे लोग थे, मतलब अनसंग हीरोज़ काफ़ी हैं जो मतलब हटते गए हैं, उनको कहीं पर कोई वो नहीं मिल सकी, वो दोबारा खड़े नहीं हो सके अपने पाँव पे। मतलब लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग। ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि खान साहब को एक टफ एक वो आया है, एक रेस्पॉन्स आया है, टफ उनको रेजिस्टेंस मिली है और विद इन पार्टी मिली है। अब इसको सॉफ्ट कू कह सकते हैं सॉफ्ट लफ्ज़ों में कि पार्टी के अंदर बगावत हुई है इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ। वो क्या था, फैसला ये था कि शेर अफजल मरवत को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, और वो कहते तीसरी दफ़ा किया गया है। पहले ये होता कि अगर कोई पार्टी के अंदर कोई मुखालफत करता भी था, खान साहब के गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, तो पार्टी के अंदर बात रहती थी। अब की दफ़ा रिकॉर्ड पे आके उन्होंने केपीके के लोग जो हैं स्पेशली, ये केपीके में एक ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है मेरे पश्तून भाइयों में, मत से है आपस में पेशाब लड़ते रहें, डांग छोटे चलाते रहेंगे, बट अगर उन्हें फील होगा कोई बाहर से कोई बंदा जो हमारे किसी बंदे के साथ वो कर रहा है ना, कोई ज्यादती हो रहा है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, ये उनमें है चीज़ है ये। तो उन्होंने जनाब इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर वाज द फर्स्ट वन। अब वज़ीर आला कह रहे हैं जनाब इसको क्यों निकाल रहे हैं। फिर जुनैद अकबर साहब जो हैं आपके पार्टी के सदर हैं वहाँ पे ये केपीके में, वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद आपके साबिक स्पीकर असद कैसर कह रहे हैं, शहर अफरीदी कह रहे हैं, और लोग भी वो उन्होंने कहा है आज के पार्टी के अंदर कुछ और लोगों ने भी ये बात की है कि जनाब क्यों निकाला है। खान साहब ये तवक्को नहीं कर पा रहे थे कि मेरे फैसले पे ऊपर केपीके में से लोग खड़े हो जाएंगे। तो अच्छा, प्लस उनको उम्मीद थी कि ये सोशल मीडिया ट्विटर के पहले जो भी जाता था उसको गाली गलौज करते थे, बड़ी गलत किस्म के ट्रेंड चलाते थे, उसकी फैमिली तक पहुंच जाते थे, उनकी तस्वीरें, दुनिया जहां की बदतमीजी का एक तूफान होता था उस बंदे के खिलाफ। अब की दफा हमने देख लिया है कि ये चीजें नहीं हुई। दो चार उसके रीजंस हैं। एक तो जैसे खान साहब के बाद कोई नौजवानों के साथ रिलेट कर सका है ना पीटीआई में, तो वो शेर अफजल मरवत ने किया है। टिकटॉक पे मशहूर हो गया, उसका एक नेचुरल स्टाइल है, वो लाइक इट और नॉट, एक नेचुरल स्टाइल है, कोई लोगों को बनावट नजर नहीं आती, जैसे है जहाँ है कि बुनियाद में जो मुंह में आए कह देता है, एक मतलब डिफरेंट गुफ्तगू कर लेता है, तो शायद नौजवानों को नजर है। अच्छा, पीटीआई की ज़्यादा सपोर्ट जो है वो ये पश्तूनों में भी है, ऑफ कोर्स पश्तून वहाँ पे भी हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, हुकूमत मिलती है, बाकियों को वो अच्छा खासा सुना लेते थे। अपना उनको थोड़ा सा ये लगता है कि ये शेर अफजल जो है ये हमारी तरह का है और हम में से है। और प्लस उसका कसूर क्या है, कोई कसूर नहीं बताया कि पार्टी डिसिप्लिन नहीं है, ये था ना उनका। तो वो कहते वो पार्टी डिसिप्लिन किधर था जब शेर अफजल मरवत बाहर निकला हुआ था, जब ये केपीके में जलसे निकाल रहा था, जब ट्राइबल एरियाज में कर रहा था, पंजाब में जा रहा था, वो सिंध में जा रहा था, वो कोट लखपत जेल में रहा है, इस्लामाबाद पुलिस से गिरफ्तार हुआ, वहाँ पे हुआ। तो उस वक्त ये पार्टी डिसिप्लिन किधर था, पार्टी के लोग किधर थे जो आज उसको ये डिसिप्लिन करना चाहते हैं शेर अफजल मरवत को। अगर शेर अफजल मरवत इनसे डिसिप्लिन हो जाता जैसे बाकी हो गए तो वो भी घर बैठता जैसे बाकी बैठे हुए थे। और भाई वो डिसिप्लिन नहीं है, यही उसकी क्वालिटी है जिसको आपने कमजोरी बना के पेश कर रहे हैं। जरा ध्यान में रखिएगा, बड़ा डेलिकेट लाइन है। अगर शेर अफजल मरवत को
आप डिसिप्लिन कर लेते या होता तो वो सलमान अकरम राजा होता, वो बैरिस्टर गौहर होता, वो जनाब अली जफर साहब होता, वो जनाब हामिद खान होता, वो मतलब उमर अयूब साहब होता, वो शोएब शाहीन साहब होता, जो मतलब है नो ऑफेंसेस टू देम, दे आर जेंटलमैन, मेरी कुछ लोगों से दोस्ती भी है, तो जो लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते, जो उसके बाद वो 26 वाला जो हुआ 22 वाला वो घरों से नहीं निकाल सके, अभी नहीं निकाल सके पंजाब की, क्या ये डिसिप्लिन लोग थे ना। शेर अफजल मरवत इसलिए लोगों को बाहर निकाल सका है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, ये उसकी ताकत है, ये उसका वो है, क्राउड पुलर तो है, क्राउड पुलर है। आपने उसकी ताकत जो थी, आपको उसको डिसिप्लिन करने की जरूरत ही नहीं थी। बाज मैवरिक होते हैं, हर पार्टी में होते हैं कि लगे रहो यार, लोगों को समझा दिया जाता है यार ये हमें जरूरत है इसकी, आप मेहरबानी फरमाएं, उनसे वही काम निकलवाया जाए, उसी लिए उनको इस्तेमाल। मतलब शोएब अख्तर साहब थे, शोएब अख्तर थे, या इवन मतलब शाहिद अफरीदी साहब थे। जिस दिन शाहिद अफरीदी को ये समझा के भेजा जाता था कि भाई साहब जरा 2 मिनट रुक भी जाना, ठुक 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 करना, उसी दिन वो बोल्ड होता था, जीरो पे। नेचुरल गेम खेलने देते ना किसी को, अच्छी तो अच्छा कप्तान तो वही होता है जो अपने प्लेयर को कहते जा भाई तू नेचुरल गेम खेल। सो खान साहब को उनको रोकना चाहिए था। वो ठीक है, अगर मरवत साहब को भी थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए था पार्टी में बाज़, क्योंकि मीडिया के हम जैसे लोगों को तो कोई स्पाइसी चाहिए था, मतलब हमें भी स्पाइस चाहिए होता ना। जब उन्होंने भी फवाद चौधरी साहब के साथ और फिर उसके बाद फैसल चौधरी साहब के साथ, तो कभी उनकी सलमान अकरम राजा साहब के साथ, तो कभी शोएब शाहीन के साथ, तो कभी मतलब उनके भी तो अच्छा उन्हें ये फील होता था कि मेरे रईस से ये जेलस हैं, मेरे खिलाफ मीडिया को फीड करते हैं, ये मेरे खिलाफ वीला करवा रहे थे, मेरे खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। शेर अफजल मरवत को ये लगता, ये इनसिक्योर फील करते थे कि बंदा जुमा 8 दिन आए हैं, वो इतना बड़ा इमरान खान के बाद पॉपुलर बन गया है, वो ज्यादा एक पावरफुल हो गया। आज उसने एक और ये इंकशाफ किया नदीम मलिक साहब के शो में, उन्होंने मुझे इमरान खान साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया हुआ है, अगर आपने ब्रेक लेनी है ब्रेक ले लें। तो बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है कि इमरान खान साहब अगर बुला रहे हैं तो वो क्या गुफ्तगू करने वाले हैं इमरान खान साहब के साथ। ठीक है, तो उसमें 2-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नई चीज है, मतलब मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कुन भी है कि कोई पार्टी के अंदर बंदा जो है वो इस तरह की गुफ्तगू टीवी पे बैठ के भी कर सकता है। वापस आए जरा, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासर साहब, मरवत साहब के हवाले से हम बात मैं बता रहा था कि खान साहब ने पहली दफ़ा हीट फील की है कि दबाव आया है, प्रेशर आया है, कि उनसे लगा है कि मरवत साहब जो है ना उनका कद काठ इतना बड़ा हो गया कि खान साहब शायद उनको पार्टी से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है, सोशल मीडिया पे भी इस फैसले को नहीं पसंद किया गया। तो खान साहब ने उनको मुलाकात के लिए बताया, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने जो बताया कि जनाब मैं कोई खान साहब को मिन्नत तरला करने नहीं जा रहा, ठीक है, मैं अपना उनसे पूछूंगा जनाब कि मुझे क्यों निकाला है आपने, कैसे किया, कि मेरा क्या कसूर है। सो देखते हैं जनाब, 2 खान आमने सामने, इधर मरवत खान है, उधर नियाजी खान है, लेट्स सी कि क्या निकलता है इसमें। मरवत साहब बार बार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमें जो है, मुझे जो है एटलीस्ट बता दिया जाए कि क्यों जो है वो निकाला है, और मुझे सुन लें एक दफ़ा खान साहब। सो लेट्स सी कि इस मुलाकात से जो है वो क्या निकलता है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।